हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है एस ब्लॉक तक की बातें कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंतर्गत मैंने आपको कल समझाया था कि आवर्त सारणी के अंदर पी ब्लॉक के वे तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम पी कक्ष के अंदर भरा जाता है। पी कक्षकों की संख्या 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इनके अंदर 6 आ सकते हैं। पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 तक के टोटल 6 समूह होते हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का होता है 1s2, उसके अलावा होता है NH2 और Np126। समझ में आ गई बात। उसके अलावा दोस्तों मैंने बता दिया था कि 13 नंबर का जो समूह है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी तत्व कौन कौन से आएंगे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, यानी बैंगन, आलू, गाजर इन थेला। 14 नंबर के अंदर आ जाएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटाइन और लेड, यानी काशी गए संत प्रभु। 15 नंबर के अंदर आ जाएंगे NPS सब भिखारी। 16 नंबर के अंदर आ जाएंगे OS से टीपो। 17 नंबर के अंदर आ जाएंगे फिर कल बाहर आई आंटी। और 18 नंबर में हो जाएगा इल्ना, नेहा, आरती, करीना, जिनोन, रिडॉन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका था, इन वर्गों के बारे में पढ़ चुके थे हम। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों क्या, ये तो था हमारा सिलेबस। फिर हमने पढ़ा था इनकी प्राप्ति के बारे में। तो बोरोन जो है एक अधातु है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये सभी जो है गुण किसके रिप्रेजेंट करेंगे, धातु के, यानी ये सभी धातु है। और इसके अलावा जो बोरोन है वो एक अधातु कहलाता है। बोरोन जो है इसके अलग अलग प्रकार के कई यौगिक हैं, जैसे ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3। एक है बोरेक्स, या फिर बोरेक्स को ही टिंकल कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। फिर एक है करनाइट, जिसे कहते हैं Na2B4O7.4H2O। एक है हमारा बोरेसाइट, जिसे हम कह रहे हैं 2Mg3B8O11 MgCl2। फिर हमारा है बोरोकैल्साइट, जिसे हम कह रहे हैं कैल्शियम B4O7.4H2O। समझ में आ गई बात। तो ये 5 के 5 जो आपके यौगिक है, इनके फॉर्मूले आप जरूर याद रखें। ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या मिलान करने के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर अगर बोरेक्स की बात की जाए तो ये पुंगा घाटी, लद्दाख और सांबर झील राजस्थान के अंदर मिलता है। भू प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम देखते हैं तो बोरॉन है कितना, 1 × 10⁻³ एल्यूमिनियम है 8.13%, गैलियम है 1.5 × 10⁻³ इंडियम है 1 × 10⁻⁴%, थेलियम है आपका 3 × 10⁻⁵%। समझ में आ गई बात। इसी के साथ में बोरॉन के जो है 2 समस्थानिक भी मिलते हैं। एक है दोस्तों कौन सा, 10B5, जिसके अंदर आपका 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर को, यानी परमाणु क्रमांक को। और ये जो 10 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक मास को। ठीक है, तो 10 नंबर का भी एक एटॉमिक मास 10 नंबर का भी पाया जाता है, और एक 11 नंबर का एटॉमिक मास है वो भी बोरॉन पाया जाता है। बोरॉन जो है जिसका द्रव्यमान 11 है, या द्रव्यमान संख्या जिसकी 11 है, वो समस्थानिक कितना पाया जाता है, 81%, और जिसका 10 है वो पाया जाता है 19%। ठीक है, मैंने बताया था कल समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक वे तत्व कहलाते हैं आपस में जिनका इलेक्ट्रॉन, जो आपका एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है, वो तो होगा सेम, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। समभारिक कौन से होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। ठीक है, बाहर की अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो भू प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन 45.5%, फिर है आपका सिलिकॉन 27.7%, और उसके बाद में 3rd नंबर पर जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के 2 यौगिकों की बात करी थी हमने, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। बॉक्साइट जो है वो Al2O3.2H2O है, और क्रायोलाइट जो है Na3AlF6 है। समझ में आ गई बात। चलिए, फिर हमने पढ़ा था दोस्तों इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो 13 नंबर का जो वर्ग है उसकी संयोजकता होती है 3। इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2Np1। बोरॉन का होता है क्या, हीलियम 2s2 2p1। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर है, जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, संयोजकता। एल्यूमिनियम का क्या था, नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का था आर्गन 3d10 4s2 4p1, इंडियम का था क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, थेलियम का था जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p1। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई थी। फिर हमने पढ़ी थी परमाणु त्रिज्या के बारे में बातें कि
आपका वर्ग 13 के जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या उसी एलिमेंट के संगत अगर हम समूह 2 का कोई एलिमेंट उठाते हैं तो उसके कंपैरिजन में कम होती है। वो कम होने का रीज़न ये है कि जो नया इलेक्ट्रॉन आया है वो समान कोष में भरा जाता है। अब समान कोष में भरेगा तो वो प्रभावी नाभिक के आवेश को बढ़ाएगा, बढ़ाने के कारण जो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन है उनका आकर्षण बढ़ जाता है और उससे उसके आकार में कमी आती है इसलिए। और वर्ग में जैसे जैसे आप नीचे आएंगे प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन नए कोष में जुड़ता है, अतः कोष में वृद्धि के कारण AR में वृद्धि होती रहती है, यानी एटॉमिक रेडियस में वृद्धि होती है। एक एक्सेप्शन लिखवाया था, एल्यूमिनियम जो है वो गैलियम से बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम गैलियम पर जा रहे हैं एल्यूमिनियम से तो 10d संक्रमण तत्वों के जुड़ने के कारण नाभिक के आवेश में +18 की वृद्धि हो जाती है इस वजह से। ठीक है, फिर ये पूरा डिटेल में समझा दिया गया था। अब हम आज बात करने वाले हैं नए एक गुण के बारे में। तो नया आपकी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आप लिखेंगे आयनन एंथैल्पी। तो आप लिखिए आयनन एंथैल्पी, ठीक है, या आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको कल बता चुका था। अब बात कर रहे हैं हम आयनन एंथैल्पी के बारे में कि आयनन एंथैल्पी होती क्या है। सबसे पहले आयनन एंथैल्पी क्या है वो मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो अब हम डायरेक्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि समूह 13 के तत्वों की समूह 13 के तत्वों की आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान समूह 2 कौन सा सेकेंड वर्ग के संगत तत्वों से कम होता है, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब पहले लिख लो, बाद में सब समझा रहा हूँ मैं डिटेल में। क्योंकि समूह 13 के तत्वों में से इलेक्ट्रॉन p कक्षक से पृथक होता है, जबकि समूह 2 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन उसी कोष के S कक्षक से पृथक होता है। S कक्षक नाभिक के निकट होता है। S कक्षक जो है वो नाभिक के निकट होता है। अब देखिए ये क्या लिखा है हमने, यहाँ तक की बात समझते हैं फिर हम आगे लिखेंगे। तो समूह 13 के जो तत्व है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान
अगर हम समूह 2 का कोई तत्व लेते हैं तो उससे कम होता है, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो क्या हो रहा है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के कारण अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि समूह 13 के जो तत्व है उनमें इलेक्ट्रॉन तो पी कक्षक से पृथक होगा, आपको पता है ये तो पी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तो पी कक्षक में होता है। और आपको ये भी पता है कि ये जो है केंद्र के पास में कैसे होते हैं, सबसे पहले होता है एस कक्षक, फिर आता है पी कक्षक, फिर आता है डी कक्षक, फिर आता है एफ कक्षक, ये तो पता है, ठीक है। अब देखो भाई, केंद्र से एस कक्षक सबसे दूर पास है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है, सबसे ज़्यादा दूर कौन है, एफ। अब एस और पी में अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखो भाई 13 नंबर के वर्ग में से कोई एलिमेंट है तो उसका तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पी कक्षक से, जबकि अगर दूसरे वर्ग में कोई तत्व है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एस कक्षक से, और एक्स कक्षक जो है वो नाभिक के ज़्यादा पास है, और एस कक्षक नाभिक के ज़्यादा निकट होता है इसकी। अब इस वजह से क्या होती है, इसकी यानी एस कक्षक की भेदन क्षमता अधिक होती है, भेदन क्षमता अधिक होती है। अधिक होने का मतलब क्या है, भेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो भाई इस गोली को सपोज करिए, यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि एक गोली ली हमने और मैंने रिवॉल्वर लेकर के गोली मारी, तो बताइए सबसे पहले कहाँ टकराएगी, एफ पर, यानी सबसे कम भेदन क्षमता किसकी है, एफ की। फिर वो टकराने के बाद और ज़्यादा स्पीड थी तो कहाँ आके टकराई होगी, डी ब्लॉक के ऊपर, यानी डी की एफ से कम भेदन क्षमता। फिर कहाँ टकराई होगी, पी पर, फिर एस पर। तो सबसे ज़्यादा भेदने में समय किसको लगा, एस ब्लॉक भेदने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए एस ब्लॉक की भेदन क्षमता अधिक है। तो भेदन क्षमता का जो कर्म है वो क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है एस की, फिर होती है पी की, फिर होती है डी की, फिर होती है एफ की। समझ में आई बात। अब आप खुद समझ चुके होंगे अब मेरे हिसाब से कि पी ब्लॉक में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक एस ब्लॉक में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी होगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता वहाँ होगी जो ज़्यादा अंदर है, जहाँ भेदन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जब एस ब्लॉक में जा रहा हो तो वहाँ पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक चाहिए होती है, या एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है हमें, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है हमें क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी उच्च होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात। तो इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, भेदन क्षमता का ऑर्डर लिख लिया। अब आप यहाँ लिखेंगे आगे, तो अतः एस इलेक्ट्रॉन को यानी एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई बात। तो एस ब्लॉक से अगर इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, पृथक करना है, तो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम ये कहेंगे कि समूह 2 के तत्वों की आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। साथ ही उच्च होने के आप लिखेंगे अब इसमें कि समूह 13 में, समूह नंबर जो 13 यानी वर्ग 13 में नीचे की ओर जाने पर
नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि भाई आपके पास में समूह 13 में जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, कोषों की संख्या में वृद्धि होगी। कोष की संख्या में वृद्धि का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी। अब केंद्र से दूरी बढ़ रही है यानी अट्रैक्शन जो था वो कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी कम लगेगी, तो हम ये कहेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे आने पर क्या हो रही है, कम होती जाती है। लेकिन यहाँ भी है एक्सेप्शन, तो आप लिखेंगे लेकिन गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से अधिक हो जाती है। ये चीज़ समझ में आई? क्या था ये पॉइंट कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। कहने का मतलब ये था कि 13 नंबर के वर्ग में जब आप नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। वो क्यों हो रही है एल्यूमिनियम से अधिक? क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि वही कल वाला रीजन है, क्योंकि एल्यूमिनियम से, और ये थ्योरी इसलिए लिखवाई जा रही है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लिखेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाने पर 10d वर्ग के तत्वों के जुड़ने के कारण +18 नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। आंतरिक डी इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से प्रभावी परिरक्षित, यानी उन्हें नहीं बचा पाते हैं इस प्रभाव से। ठीक है, परिरक्षित नहीं कर पाते, बाह्य कर पाते हैं। और आगे लिखेंगे बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन, उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने की पावर। तो अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण गैलियम से इलेक्ट्रॉन पृथक करना
थोड़ा कठिन हो जाता है। समझ में आ गई बात। गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जैसे ही आप जाते हैं तो 10d वर्ग के जो तत्व हैं वो जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से +18 नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो उस वजह से जो आंतरिक डी इलेक्ट्रॉन थे वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से प्रभावी परिरक्षित नहीं कर पाते हैं और बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य जो आकर्षण है वो बढ़ जाने के कारण गैलियम से इलेक्ट्रॉन पृथक करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। समझ में आ गई बात। और इस वजह से हो जाता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी उच्च हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी उच्च क्यों हो रही है? केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कारण, डी इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक जो डी इलेक्ट्रॉन है या 10d वर्ग के जो तत्व हैं उनके जुड़ने के कारण। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है और ये जो रीजन पूरा समझाया। और इसी की तरह आप एक और एक्सेप्शन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप इसी प्रकार थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से अधिक होती है। ठीक है, तो थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है या इंडियम की? तो इंडियम की कम होती है थैलियम से, यानी कि थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होती है इंडियम से। समझ में आ गई बात। यहाँ पर क्या रीजन है? लेकिन पीछे था रीजन 10d वर्ग के तत्वों का जुड़ना, यहाँ रीजन है 14f वर्ग के। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे आप अधिक होती है क्योंकि ये रीजन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। 14f वर्ग के तत्वों के जुड़ने के कारण +32 नाभिकीय आवेश, पीछे बढ़ रहे थे कितने? 18 नाभिकीय आवेश, यहाँ पर +32 यानी 32 नाभिकीय आवेश, यानी 32 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात। कितनी? 32। समझ में आ गई बात। अतः यहाँ पर भी वही हो जाता है, परिरक्षण प्रभावी नहीं हो पाता और इस कारण से जो है आपका थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक हो जाती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका बोरॉन है उसके लिए लिखेंगे कि बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने समूह में सर्वाधिक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की। समझ में आ गई बात। ये क्यों हो रही है? तो यहाँ अलग ही रीजन है, तो आप लिखेंगे क्योंकि इसका परमाणु आकार अपने समूह में सबसे छोटा तथा दुर्बल परिरक्षण
प्रभाव होता है। समझ में आ गई बात। तो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इस पूरे के पूरे वर्ग में सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, देखो भाई एलिमेंट कौन कौन से हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। ठीक है, एक मिनट, ये एलिमेंट है। तो इसका मतलब देखो बोरोन की सर्वाधिक है, तो अगर मैं यहाँ ऑर्डर लिखूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, बोरोन की सर्वाधिक हो जाएगी। और आपको पता है नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। नीचे आने पर क्या होगी, कम होगी। ठीक, लेकिन हमने दो एक्सेप्शन पढ़े। एक तो क्या पढ़ा कि गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से अधिक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ कि भाई गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी एल्यूमिनियम से, और एक हमने क्या पढ़ा, थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से अधिक है। तो थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम। समझ में आ गई बात। अब देखो बोरोन की सर्वाधिक होगी, उसके बाद में कौन आ जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है भाई, एल्यूमिनियम की कम है गैलियम से, यानी यहाँ आना चाहिए अब गैलियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, और इससे कम किसकी हो जाएगी, थैलियम की, क्योंकि नीचे जाने पर तो कम करनी ही करनी है। तो आपसे अगर 13 नंबर के वर्ग का आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, फिर इंडियम। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर को एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। ये जो पूरी थ्योरी पढ़ी है उसमें या तो आपसे रीजन पूछा जाएगा या ये ऑर्डर पूछा जाएगा। तो आप एक बार इस ऑर्डर को मगअप कर लेना, पूरा रट लेना अच्छे से, एक एक इसको जो है आप ऑर्डर को एक पॉइंट भी, मतलब गैलियम की जगह एल्यूमिनियम भी कर दिया, पूरा का पूरा ऑर्डर गलत हो जाएगा। तो मेरे साथ एक बार वापस बोलेंगे आप सभी कि बोरॉन, फिर आपका गैलियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका थैलियम, फिर आपका इंडियम। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 13 नंबर के वर्ग में किसकी है, बोरॉन की। सबसे कम किसकी है, इंडियम की। मिडल में कौन आता है, एल्यूमिनियम। समझ में आ गई बात। और ये ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसका रीजन क्या है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम में रीजन पूछ रहा है, तो 10D वर्ग के तत्वों का जुड़ना या +18 नाभिकीय आवेश की वृद्धि होना। अगर इंडियम और थैलियम में रीजन पूछ रहा है तो रीजन हो जाएगा 14F या 14F वर्ग के तत्वों का जुड़ना और +32 नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाना। समझ में आ गई बात। बोरॉन की सर्वाधिक क्यों है, क्योंकि ये अपने परमाणु आकार में सबसे छोटा होता है। आपको पता है नीचे आने पर आकार बढ़ता है, तो सबसे छोटा कौन होगा, बोरॉन होता है। और दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण इसका सर्वाधिक आयनाइजेशन एंथैल्पी है। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों नए गुण के बारे में, जो कि है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लिखेंगे विद्युत ऋणता, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब विद्युत ऋणता क्या है और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्या होती है, कैसे डिफाइंड होती है, सब चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ। तो अब सिर्फ हम वर्ग 13 की बात करेंगे। तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि वर्ग 13 में ऊपर से, वर्ग 13 में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से एल्यूमिनियम तक घटती है। ठीक है, वर्ग 13 के अंदर जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो घटती है,
बाद में घटने के बाद एल्यूमिनियम तक घटेगी, फिर बाद में आंशिक यानी पार्शियली यानी थोड़ी सी आंशिक वृद्धि होती है। यह परमाणवीय आकार में अनियमित वृद्धि के कारण होता है। अनियमित वृद्धि के कारण होता है, जो कि आंतरिक कोश में डी व एफ इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने के कारण होती है। समझ में आ गई बात? तो विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बेसिकली इसमें क्या कर्म रहेगा। तो वर्ग 13 में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो घटती है, ठीक है, मतलब बोरॉन की ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम होगी। बाद में इसमें वृद्धि देखने को मिलती है, और ये वृद्धि जो है किस कारण से होती है, तो ये जो इनका आकार है उसमें जो वृद्धि होती है उसके कारण। और आकार में वृद्धि किसके कारण होती है, तो जो आंतरिक कोश में आपने देखा था डी और एफ इलेक्ट्रॉन यानी +18 नाभिकीय आवेश और +32 नाभिकीय आवेश जो बढ़ रहे थे, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बाद में हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके आ जाता है गलनांक और क्वथनांक। तो आप लिखेंगे गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, तो गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब गलनांक और क्वथनांक के लिए आप लिखिए कि बोरॉन से गैलियम तक गलनांक घटता है। बोरॉन से गैलियम तक तो क्या होता है, गलनांक घटता है। फिर गैलियम से थैलियम तक बढ़ता है। गैलियम से थैलियम तक बढ़ता है। अब बोरॉन का उच्च ताप या उच्च गलनांक, बोरॉन का उच्च गलनांक क्यों है वो लिखेंगे। तो इसके ठोस अवस्था में परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध तथा त्रिविमीय संरचना के कारण यानी 3D स्ट्रक्चर के कारण होता है। गैलियम
का गलनांक, गैलियम का गलनांक असामान्य रूप से कम, असामान्य रूप से कम है। क्यों कम है? क्योंकि गैलियम में गैलियम 2 यानी 2 अणु, द्विअणी होता है इसलिए, ठीक है। तो गैलियम 2 2 अणु उपस्थित होते हैं, जबकि एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम की निकटतम, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम की निकटतम संकुलित धात्विक संरचना होती है इस कारण से, ठीक है। तो क्वथनांक, एक सेकेंड, संकुलित धात्विक संरचना होती है, क्वथनांक के मान परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बोरॉन से थैलियम तक घटता है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है वो पूरी डिटेल वापस से सुन लीजिए कि जैसे जैसे हम बोरॉन से लेकर गैलियम तक जाते हैं तो वो घटता है, फिर गैलियम से लेकर के थैलियम तक वापस से ये बढ़ने लगता है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका रीजन सुनिए। बोरॉन का जो गलनांक है वो हाई इसलिए है क्योंकि वो एक तो ठोस अवस्था में परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध और 3D स्ट्रक्चर के कारण होता है। गैलियम का गलनांक असामान्य रूप से कम है। अब क्यों कम है? क्योंकि गैलियम जो है वो Ga2 यानी गैलियम 2 अनुरूप जो है द्विअणीय उपस्थित होता है इस कारण से, जबकि एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम की निकटतम संकुलित धात्विक संरचना होती है। इस वजह से नियरेस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग कॉम्प्लेक्स के नियर ही होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही होता है इनका। तो क्वथनांक के मान परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बोरॉन से लेकर थैलियम तक घटता है। तो गलनांक की बात हो गई पहले, और क्वथनांक के लिए तो बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इसका क्वथनांक घटता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे आओगे जैसे जैसे आप इसका क्वथनांक घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है? बोरॉन का, और सबसे कम है थैलियम का। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आपके आ जाता है ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में तो आपको स्पेशली पूरी डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? अरे सर क्यों? क्योंकि बेटा ये देख, इधर देख, स्पष्ट सिलेबस में मेंशन है, अक्रेंस के बाद में आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही पढ़नी है। लेकिन हम क्या पढ़ने लग गए थे? इसकी कुछ रासायनिक और भौतिक गुण जो है उनके बारे में, ठीक है। तो इस पॉइंट के अब साथ में ही हम इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था अलग से नहीं पढ़ सकते। इसको समझने के लिए हमें पीछे की चीज़ें कुछ पता होनी जरूरी है। इस वजह से मैंने
अब जो है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था तो एक बहुत ही मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करना। तो जल्दी से अब हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। मैं इसीलिए हर स्टूडेंट को रिकमेंडेशन देता हूं कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जो सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस की कॉपी अपने पास रखें, और फिर जो स्पष्ट मेंशन कर रखा है सिलेबस में, आगे से आपकी आरएमएसएसबी बोर्ड हो, आरपीएससी हो, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, या कोई अदर भी एग्ज़ाम दे रहा है, यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसका सिलेबस मेंशन अपने पास रखिए, और जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है उस पॉइंट को तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना ही चाहिए। तो अब आप लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए छोटे आकार के कारण, सबसे पहले किसके लिए लिखवा रहा हूँ, बोरॉन वगैरह सब ऐसे ऑर्डर में आप चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे छोटे यानी स्मॉल साइज, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण बोरॉन की प्रथम 3 आयनाइजेशन एंथैल्पियों का योग, आयनाइजेशन एंथैल्पियों का योग बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है, ठीक है। अब यह उच्च होने के कारण इससे क्या हो जाता है दोस्तों, आपको लिखेंगे तो उच्च होता है जिससे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने से रोकता है। क्या करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने से रोकता है। समझ में आई बात कि छोटे आकार के कारण जो बोरॉन है वो अपनी +3 जो स्टार्टिंग की 3 इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनका योग बहुत ज़्यादा है। योग ज़्यादा होने के कारण ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने से रुकता है, या हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण रोका जाता है, ठीक है, रोकता है। और केवल सहसंयोजक यानी कोवैलेंट, सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए बाध्य भी करता है। क्या करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ कोवैलेंट यौगिक ही यानी कोवैलेंट कंपाउंड ही बना सके बोरॉन, इसके लिए भी यह बाध्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप आगे लिखेंगे कि बोरॉन से एल्यूमिनियम की ओर जब आप जाओगे तो बोरॉन की तो +3 ऑक्सीडेशन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनका योग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि आपका एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के +3 आयनाइजेशन एंथैल्पियों का योग बहुत कम होता है, और इस वजह से Al+3 आयन बनता है। तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम की फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी का योग बहुत कम होता है।
अतः Al+3 आयन +3 आयन बनाता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे आप लिखेंगे कि इसके अंदर फिर क्या हो जाता है दोस्तों हमारे, तो डी और एफ ब्लॉक के जो है कक्षक इसमें आ जाते हैं। मतलब डी और एफ कक्षक आने के कारण यहाँ पर जो है प्रभाव दूसरा बढ़ जाता है। कौन सा, परिरक्षण प्रभाव जो है वो बढ़ा हुआ होता है और उस वजह से नाभिक का आवेश यहाँ पर जो है बढ़ जाता है और इस वजह से फिर क्या होता है आपका यहाँ एक अक्रिय युग्म प्रभाव भी उत्तरदायी हो जाता है। मतलब अब जो आगे की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी और मुझे लगता है इतनी क्लास देखने के बाद अभी आप जो है थक चुके होंगे। इसलिए इस टॉपिक को मैं अगली क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है स्टार्टिंग में कवर करेंगे तो हमारे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और अक्रिय युग्म प्रभाव जो है वो और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के दोनों आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है। इसलिए इन दोनों प्रभावों को और इन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो हम अगली वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अभी तक हम इतना ही रखेंगे। आज जो चीज़ें पढ़ाई है उसको ज़रूर आप एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और इनको मगअप करने की कोशिश करिए, रट लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और जल्दी से हमारी फैमिली जो 20,000 की हो गई है, होने वाली है, सॉरी अभी हुई नहीं है या हो गई होगी तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा आज सुबह से। अगर हो गई होगी तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभी से धन्यवाद। नहीं हुई है तो आप सभी लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आज 20,000 की फैमिली कंप्लीट कर दीजिएगा। धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।